हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और हम लोग आज मध्यकालीन इतिहास या मिडवेल हिस्ट्री जो हम लोग बोलते हैं उसके बारे में पढ़ ही रहे थे। जैसा कि हम लोग ने देखा था, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर महमूद गजनवी, इसने 17 आक्रमण किए। उसके बाद मोहम्मद गोरी आया। मोहम्मद गोरी के तराइन के युद्ध के बाद किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, यल्दौज, कई लोगों में अपने राज्य को बांट के चले जाना, और फिर से मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद एक भारत में एक विस्तार हुआ तुर्कों का, मुगलों का, एक इस्लामिक फैलाव का शासन शुरू हुआ। और वो शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि मोहम्मद गोरी के जाने के बाद अगर हम देखें तो कुछ ऐसी चीजें हुई जिनसे विस्तार तो हुआ, और सबका एक केंद्र बिंदु था दिल्ली। दिल्ली का नाम और दिल्ली की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि दिल्ली सल्तनत को अगर हम पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत, क्योंकि यहाँ पे जो आज टाइटल है वो दिल्ली सल्तनत ही रहेगा, और दिल्ली सल्तनत से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत इसका भी एक युग चला, जैसे हम लोग कहते हैं ना, युग चल रहा है। इसका भी एक युग चला, और दिल्ली सल्तनत में हम लोग अगर देखते हैं तो कुछ ऐसे वंश हुए जिनका एक इतिहास रहा है। और ये जो शासनकाल अगर हम देखते हैं, ये शासनकाल अगर हम देखते हैं तो 1206 से स्टार्ट हुआ। 1206 से स्टार्ट हुआ, और 1526 बाबर का जब आगमन हुआ तब तक अगर देखा जाए तो ये शासनकाल चलता रहा, जिसको हम लोग दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। दिल्ली का एक ऐसा केंद्र बिंदु जहां पे तुर्की शासन स्टार्ट हुआ 1206 से लेकर 1526 तक। ये टोटल अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे पेपर और एग्जाम पॉइंट से अगर हम देखें तो ये टोटल अगर देखें तो 320 सालों का एक शासन था। 320 साल तक सल्तनत चेंज होती रही, लोगों के कायदे और कानून चेंज होते रहे, और चीजें विस्तारित होती रही। कभी किसी ने कर लगाया, कभी ने इक्ता पडाली स्टार्ट करी, किसी ने मनसबदारी स्टार्ट करी, किसी ने जजिया कर लगाया। बहुत सारी चीजें अलग अलग वंशों ने स्टार्ट करी। अब इन 300 वर्षों का जो इतिहास था, 320 सालों का ये दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। 320 सालों का ये जो इतिहास है दिल्ली सल्तनत का, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इस इतिहास को अगर देखा जाए तो 500 एक ऐसे सालों को हम लोग यहाँ पे बांटेंगे। पहले देखते हैं यहाँ पे 500 बोल रहे हैं क्यों। यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 अलग अलग वंश हुए। 5 अलग अलग वंश या डायनेस्टी बोल सकते हैं। कि 5 वंश कौन कौन से थे, ये 5 वंश कौन कौन से थे, इन्हीं के बारे में हम देखेंगे। जो पहला वंश था, पहला वंश अगर हम लोग देखें, पहला जो वंश स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग गुलाम वंश बोलते। गुलाम वंश, ममलूक वंश, कई नामों से इसको जानते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। गुलाम वंश सब दासों का एक। तो यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गुलाम वंश। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा लिख रहे हैं क्योंकि टाइटल बहुत सारे हैं। गुलाम वंश, गुलाम वंश बोल सकते हैं, या दास वंश, बात एक ही हो गई, दास वंश। ठीक, इसी को हम लोग ममलूक ममलूक वंश भी बोलते हैं। ममलूक वंश।
ममलूक वंश, गुलाम वंश, दास वंश, ममलूक मतलब एक पिता की तरफ से जिसके माता पिता ना हो, अनाथों की श्रेणी से एक ऐसा कैंडिडेट आया, ठीक है, जिसके लिए हम इसको ममलूक वंश भी बोलते हैं। ममलूक, दास एंड गुलाम, ठीक है। जिसमें अगर हम इस वंश की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्लेव डायनेस्टी, अगर इंग्लिश में बोले तो स्लेव डायनेस्टी। अब स्लेव डायनेस्टी से अगर हम बात करें तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक था सबसे पहला जो राजगद्दी पे बैठा। अब पूरी तरह से तो नहीं बैठा, बस ये कह सकते हैं कि कभी उसने अपने आप को कोई ऐसा राजा घोषित नहीं किया, एक सेनापति की तरह ही शासन करता रहा। क्योंकि कुछ ऐसे वारिस मोहम्मद गोरी के रह गए थे, हालांकि मोहम्मद गोरी का कुछ ऐसा खास वारिस नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिसकी वजह से वो सेनापति की ही पदवी पे रहा। तो ऐबक ने अपना कुतुबी वंश स्टार्ट किया, इल्तुतमिश ने अपना शमसी वंश स्टार्ट किया, और इसी में बहुत सारे लोग आए। तो भाई अगर हम देखें तो ये गुलाम वंश जो अगर आप देख रहे हो, इसमें आपने एक नाम सबसे पहला पढ़ा होगा, ऐबक। नाम सुना सुना लग रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक क्यों रखा गया आप सभी लोग जानते हैं, चांद तो नहीं था, बहुत ही कुरूप था, बट रखा गया। एक नाम आता है उसके बाद, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वो शासन काल है जो कुछ हद तक चले। रजिया, बलबन, कि वो शासन काल है जो गुलाम वंश और दास वंश के मेन वंश थे, जिनका शासन काल कुछ समय तक चला, जिसमें कुछ वारदातें हुई, और उनमें कुछ ऐसे ऐतिहासिक पन्ने जिनको पढ़ना है और पेपर की दृष्टि से अच्छे हैं। तो यहाँ पर ममलूक में ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, ठीक है, रजिया हो गया और बलबन। क्योंकि बहुत सारे लोग थे, बट यहाँ पे ज्यादा दिन तक शासन जिनका नहीं चला, अगर देखा जाए तो टोटल अगर देखा जाए तो 11 लोग थे। 11 लोग थे, 11 लोगों ने यहाँ पर शासन किया गुलाम वंश के अंतर्गत। अब अगर हम बात करते हैं तो ये जो शासन काल चला, इसका समय पीरियड देखिए जानना जरूरी है। देखिए पहला जो वंश था, मैंने बताया गुलाम वंश था, इनका जो शासन काल चला है बेटा वो ध्यान रखिएगा, 1206 से लेकर 1290, 1206 से लेकर 1290 तक शासन चला। 1206 से लेकर 1290 तक शासन चला, जिसमें टोटल 11 लोग थे। टोटल 11 लोगों ने शासन किया, अलग अलग बहुत सारे, जिनका मैंने बोला ना, कुछ 4 ऐसे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनका शासनकाल एक टाइम पीरियड तक चला। काफी लोग कुछ महीने, कुछ दिन भी शासन किया, जिनका नाम यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो टोटल अगर हम यहाँ पर देखें तो जो यहाँ पे साल दिख रहे हैं, 84 साल का ये शासन था। 84 साल। देखिए केवल फैक्ट की बात करेंगे, क्योंकि कोई अगर पूछता है कि भाई पहला जो शासन था, मतलब गुलाम वंश, दास वंश, ममलूक वंश, बहुत सारे नाम हैं, तो यह स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। 84 साल का ये शासन 1206 से लेकर 1290 तक चला, जिसमें इल्तुतमिश, रजिया और बलबन का किरदार अगर हम देखें तो इन लोगों का किरदार हमें देखने को मिलता है। और ये सब चीजें जाननी जरूरी है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में दर्ज है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो इनको अगर आप नोट कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिल जाएंगी। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, दूसरा पॉइंट कौन था, कैसे चीजें चेंज हो गई, दूसरा वंश कैसे आया और वो कौन था। दूसरे वंश के बारे में अगर बच्चों हम लोग यहां पर देखें तो वो वंश था खिलजी वंश। खिलजी, खिलजी वंश के बारे में अगर हम लोग बात करें, शासनकाल तो ज्यादा नहीं था,
इनका शासनकाल ज्यादा नहीं था, खिलजी वंश का। जो दूसरा एक ममलूक वंश, दास वंश का श्रेणी कह सकते हैं, खिलजी, इनका शासनकाल अगर देखा जाए तो मात्र 30 साल का रहा है, क्योंकि ये शासनकाल 1290 में तो पहला वाला स्टार्ट हो गया था, खत्म हो गया था, 1320 तक इनका चला। टोटल 30 साल अगर हम देखें, टोटल 30 साल का इनका शासनकाल था खिलजियों का। खिलजी मूवी भी बनी है, आपने देखी भी होगी। तो खिलजियों का जो शासन है 30 साल तक चला। सबसे छोटा शासन अगर हम कह सकते हैं, सबसे बेटा छोटा शासन हम लोग कह सकते हैं, सबसे छोटा, सबसे छोटा शासन, सबसे छोटा शासन अगर हम देखें तो इन्हीं का रहा है। सबसे छोटा शासन अगर देखा जाए तो खिलजी वंश का ही रहा है। 1290 से 1320 तक केवल 30 सालों का एक शासन रहा है, सबसे छोटा शासन रहा है। ठीक है, जिसमें दो कैंडिडेट आपको मिलते हैं, जलालुद्दीन। दो कैंडिडेट आपको यहां पर दिखेंगे, एक जलालुद्दीन, एक थे जलालुद्दीन खिलजी, और एक था अलाउद्दीन, अलाउद्दीन। नाम मिलते जुलते हैं तो याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन। जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी दो एक शासक हुए थे, जिनके बारे में उन्होंने भी कुछ ऐसी चीजें की जिनकी वजह से पेपर में कुछ चीजें आ जाती हैं, तो उनको भी पढ़ना है। 30 साल का शासन। अब जो तीसरा शासन है, अगर हम तीसरे शासन को बेटा देखते हैं, ये शासन एक कह सकते हैं ज्यादा वक्त तक चला, जिसको हम लोग बोलते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश एक सबसे ज्यादा चलने वाला शासन वंश था, जिसमें काफी समय तक लोगों ने शासन किया। जो इनका समय था, देखिए ये तो समाप्त हो गया था। कब समाप्त हो गया था? 1320। और ये चला कब तक है? तो 1400 से लेकर 14 तक ये शासन चला। अगर इसको अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल 94 साल दिख रहे हैं, 94 साल। जो एक सबसे लंबा शासन था, सबसे लंबा शासन था दिल्ली सल्तनत का। जो तीसरा शासन था, अगर हम देखें तो सबसे लंबा शासन चला तुगलक वंश का। सबसे लंबा शासन अगर चला वो तुगलक वंश का था, 94 साल का सबसे लंबा शासन, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। जो अगर हम यहां पर गयासुद्दीन लिख दें, गयासुद्दीन, ये ज्यादा फेमस हो गए। मोहम्मद बिन, इनका नाम आज भी लोग लेते हैं, कुछ गलत फैसले। हालांकि ये सबसे पढ़ा लिखा इंसान था। पढ़े लिखे इंसान भी गड़बड़ी में, कभी हड़बड़ी में गलतियां कर जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, और एक नाम और भी अगर हम देखें तो वो है फिरोज शाह तुगलक। इनके नाम से आज भी भारत में कुछ ईंटें बची हैं। भारतवासी बड़े नरम होते हैं, हालांकि अन्य जगह किसी का भी शासन होता है लोग तोड़ देते हैं, भारतवासी कहते हैं ठीक है भाई, आपने कुछ बनाया है तो रहेगा। 94 साल तक शासन चला। 94 शासन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये थोड़े से पढ़े लिखे इंसान थे, पर गलतियां ऐसी करी
कि कुछ लोगों ने काफ़ी बुरा भला भी कहा मोहम्मद बिन तुगलक को। अब इतना बुरा भला क्या, मतलब कुछ ऐसे डिसीजन थे जो खराब निकल जाते हैं, इसीलिए कहते हैं जिंदा रहते कुछ ऐसे डिसीजन लो जो आपके लिए भारी ना पड़े, क्योंकि बाद में अगर कुछ अच्छा कर जाते हैं तो लोग याद करते हैं, पर जीवन में अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसके लिए जिंदगी भर आपको बुरा भला भी कहा जाता है। 3 शासन आपको देखने को मिल गए। अब आ जाते हैं चौथा शासन दिल्ली का। पहला भाई मामलुक दास वंश हो गया, दूसरा खिलजी वंश हो गया, फिर हो गया तुगलक वंश। अब अगर हम बात करें तो जो चौथा शासन था प्यारे बच्चों, वो था सैयद वंश। वो कौन सा था? सैयद वंश। अब सैयद वंश की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं, सैयद वंश, इनका भी शासनकाल देखा जाए तो थोड़ा तो बड़ा था, थोड़ा तो बड़ा था, लेकिन खिलजी वंश से, खिलजी वंश तो बहुत ही छोटा था, इनका थोड़ा सा बड़ा शासनकाल रहा है। सैयद वंश, सैयद वंश अगर हम देखें बच्चों तो ये 1414 में देखिए तुगलक वंश समाप्ति हुआ था। इनका शासनकाल चला है 1451 तक। मतलब अगर देखें खिलजी वंश 30 साल चला था, ये 37 साल चला। ठीक है, यहाँ पे 37 साल का कोई जिक्र नहीं है, बस सबसे छोटा शासनकाल खिलजी का था और सबसे बड़ा शासन था तुगलक वंश का, बस इतना आपको ध्यान रखना है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां है, आप सभी को पता ही है। खिज्र खां इसका संस्थापक था। उसी समय दिल्ली पे कुछ हमला हुआ था जिसकी वजह से इसको संस्थापक बना के कोई चला गया था। उसकी सारी कहानी हम लोग देखते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो देखो, अच्छे भी मिलेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जमाना चेंज हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और समय के साथ जब तक पेपर में रहेगा तब तक ये चीजें आएंगी। अब हम बात करते हैं पांचवा जो शासन है बच्चों। पांचवा शासन अगर हम देखें तो यहां पर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, लोदी वंश की बात करते हैं। लोदी, लोदी वंश। आज भी कई जगह लोदी जैसा शब्द आप सुनने को पाएंगे। लोदी वंश लास्ट एक ऐसा शासन दिल्ली सल्तनत का जिसके बाद मुगलों का शासन स्टार्ट हुआ। और सबसे बड़ी बात है ना, ये सबसे पहला अफगानी शासन था। दिल्ली सल्तनत का अफगानी शासन था, ये भी ध्यान रखिएगा। अफगान एक वंश था, इसको ध्यान रखिएगा, अफगानी थे ये, अफगान वंश। लास्ट शासक, लास्ट शासन दिल्ली सल्तनत का लास्ट आखिरी अफगानी थे। 1451 से इनका जो शासनकाल रहा है, ध्यान रखिएगा, 1400 ये खत्म हुआ था 1451 में। 1451 काफी समय तक इन्होंने भी शासन किया, क्योंकि जब तक मुगल नहीं आए थे 1526 में, तब तक इनका शासनकाल रहा। और राजपूत चाहते तो इसका फायदा उठा लेते, लेकिन फायदा बाहर वाले उठा ले गए। और इसमें भी अगर देखा जाए तो इनका जो शासनकाल था, इनका जो शासनकाल था अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ पे 75 ईयर्स तक चला। 75 ईयर्स तक इनका शासनकाल चला, 75 ईयर्स तक। अब इसमें कौन कौन थे ऐसे लोग जिनकी वजह से इनको भी याद किया जाए अगर, तो इसमें देखिए इसका जो मेन कैंडिडेट था, इसने इस अफगानी शासन की स्टार्टिंग करी, उसका नाम था, उसका नाम था बहलोल लोदी। उसका नाम क्या था? बहलोल। तो इसमें जो पहला नाम अगर हम याद रखना है वो है बहलोल। बहलोल लोदी तो वंश ही है, तो आपको ये ध्यान रखना है, बहलोल लोदी।
दूसरा नाम खतरनाक इंसान रहा है सिकंदर, पुराना वाला नहीं है, ये नया सिकंदर इस खानदान का है, सिकंदर लोदी। इन सबके अलग अलग कर्मकांड हैं, वो हम बताएंगे। और तीसरा है लास्ट, इब्राहिम लोदी। तीसरा कौन है? इब्राहिम लोदी। पहलोन लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। और अच्छे भी काम किए हैं, खराब भी काम किए हैं। उस समय के जो रचनाकार थे, जो चीजें अच्छी भी बताई हैं, खराब भी बताई हैं। अब कौन चीज है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ते रहेंगे, पहलोन लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी के बारे में। ये 5 वंश आपको याद रखने हैं और पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है आपको ये याद रखने हैं। खिलजी वंश भी ध्यान रखना है, तुगलक वंश भी ध्यान रखना है, और दिल्ली सल्तनत में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आप ये ध्यान रखते हैं तो पेपर तो आपका अच्छा जाएगा और फैक्ट भी याद हो जाए। अब देखिए, अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया, दिल्ली सल्तनत हेडिंग हम लोग ने डाली थी। उसमें जो शासन था, उसमें जो शासन था, उसका जो सबसे पहला शासन है, वही हम लोग आज पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का अगर प्यारे बच्चों हम देखें, जो शासन काल था, वो था आपका गुलाम वंश। आज उसी को हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, इनका जो शासन काल था कब से स्टार्ट हुआ। देखिए, 1206 से लेकर पूरा अगर समय काल देखें तो 1526 था। पर खुद का इनका शासन काल देखें तो 1206 से लेकर 1290 था। ये आपको ध्यान रखना है। 1290 तक का स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें कौन सी चीजें पढ़नी है। तो दिल्ली सल्तनत काल का एक रूप, या दिल्ली सल्तनत का एक काल, एक समय। अब ये जो समय है, इस समय में कौन कौन से लोग आए, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करें। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला जिसको हम लोग बोलते हैं दास वंश। अब दास क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दास, दासों की मंडी कहाँ थी? बगदाद। तो आपने देखा होगा अधिकतर क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर अभी तक आप सभी लोगों ने क्या पढ़ा कि जहां पे युद्ध होता था, महिलाओं को, बच्चों को लोग उठा ले जाते थे और बगदाद की मंडी में लड़कों को बेच दिया जाता था, और लेडीजों को हरम वरम थी, या जो खलीफा या उनके जो भी लोग थे, उनकी ऐशो आराम अय्याशी के लिए रखा जाता था। आप सभी लोग जानते ही हैं, बाकी मैं क्या बताऊं। तो यहाँ पे ये दासों की मंडी बगदाद, तो एक ऐसा कैंडिडेट, इसको भी खरीदा गया। किसने खरीदा? देखिए, अगर हम बात करें, एक काजी अजीज कोकी का नाम सुना होगा, जिससे खरीदा था गौरी ने। ठीक है, केवल घोड़ा पालन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए खरीदा था। चीजें बहुत हैं, बट चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला दास वंश। दास वंश भी बोलते हैं, गुलाम वंश भी बोलते हैं, ममलूक भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, दास या गुलाम। ठीक, दास और गुलाम में भी अगर डिफरेंस देखें तो कुछ चीजें हैं, बताऊंगा। ममलूक, गुलाम। दासों से शुरू हुआ जीवन, फिर एक पर्टिकुलर राजा के गुलाम बने, और गुलाम ऐसे दास जो पूरी तरह से अनाथ थे, जो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो अनाथ थे, जिनके माता पिता नहीं थे। ये एक ऐसी डायनेस्टी के रूप में अगर हम लोग देखते हैं, जिसको अगर हम इंग्लिश में जानते हैं तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेव। स्लेव डायनेस्टी।
स्लेब डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। स्लेब डायनेस्टी का संस्थापक कुछ अच्छी चीजें करी। तराइन के युद्ध में आपने सुना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने फर्स्ट तराइन के युद्ध में गोरी को बचाया। गोरी का एक सेक्रेटरी, एक सिपा सलार, सेनापति, बहुत सारे पद अलग अलग दिए जाते थे। जब बचाया तो काफी भरोसेमंद हो गया था। भरोसेमंद हो गया तो गौरी की दया दृष्टि और अच्छी हो गई। और गौरी की दया दृष्टि जब अच्छी हो जाएगी, भाई उस समय जो मेन था, अगर उसकी दया दृष्टि अच्छी है, आप खुद ही समझ सकते हो कुछ अच्छा ही होगा फिर। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो ममलूक शब्द, अभी मैंने बताया ना, ममलूक शब्द का अर्थ, ममलूक शब्द का अर्थ अगर हम देखें तो एक ऐसा अनाथ बच्चा जो एक माता पिता से उत्पन्न हुआ, एक ऐसा दास। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अब यहाँ पे थोड़ा सा जानना स्टार्ट करें, भाई इसका संस्थापक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक एक उपाधि कह सकते हो, पर ऐसी उपाधि कुछ सही नहीं थी। तो ये का देखा जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या रहा, एक फाउंडर रहा। एक ऐसा फाउंडर जो दिल्ली सल्तनत का कह सकते हैं कि शुरुआती एक फाउंडर रहा। हालांकि इल्तुतमिश ने पैर जमाए और एक इस्लामिक फैलाव किया, बट यहाँ पर अगर देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी और एक लाहौर से ही हालांकि संचालित करता रहा, पर एक ऐबक वंश की स्थापना हो गई। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने अपना एक वंश बनाया, कुतुबी वंश। कौन सा वंश बनाया? कुतुबी वंश स्टार्ट किया, कुतुबी डायनेस्टी, कुतुबी वंश स्टार्ट किया, कुतुबी डायनेस्टी स्टार्ट की। ये ध्यान रखिएगा, सारे लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस स्लेव डायनेस्टी में, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, इस वंश में, मतलब स्लेव डायनेस्टी में, इस वंश में 11 लोगों ने शासन किया था। 11 लोगों ने शासन 11 लोगों ने शासन किया था। 11 लोगों ने शासन किया था। देखिए, कुछ फैक्ट हैं, आप लोग इसे नोट करते रहें, इसलिए मैं किनारे हट जाता हूँ। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें आपको ध्यान भी देनी है। टोटल 11 रूलर रहे स्लेव डायनेस्टी में, ठीक है। संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो ज़्यादा दिन तक शासन नहीं किया, तो कुछ ज़्यादा काम भी नहीं हुए। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि इन्होंने ये चीज़ करी। तो 1206 से लेकर 1210 तक का शासनकाल रहा। कुछ ऐसे गेम ये खेल रहे थे जिनकी वजह से इनकी मृत्यु भी हो गई, बट चलिए कुछ और चीजें देखते हैं, ज्यादा डीप जाने से क्या फायदा। और इसने जो राजधानी बनाई थी, इसने अपनी राजधानी जो बनाई, जहां से शासन किया ये 4 साल तक, वो राजधानी अगर हम लोग देख लें बेटा, राजधानी मैंने अभी खुद ही बताया था, इसने अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बनाई थी। इसने राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर। लाहौर का पुराना नाम भी लौकुश या लौकुश, राम जी के पुत्र के नाम पे बसा हुआ था ये शहर। लाहौर बनाया था। लाहौर। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेकर 1210 तक इसका शासनकाल चला। कुतुबी वंश स्टार्ट किया, इस वंश में 11 लोगों ने टोटल शासन किया। अब यहां पे अगर हम थोड़े से कुछ और बात करें, ऐबक कि राज्य वाले, या देखिए, जब आप राजा होंगे तो आपकी तारीफ करने वाले भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं, और अलग अलग नाम से
पुकारते हैं। देखिए, ऐबक के अन्य नाम, ऐबक के बहुत सारे तारीफ वाले, जैसे कहते हैं ना, तारीफ में मेरे भी बहुत सारे नाम होंगे, इसी तरह से कुछ इनके नाम भी रहे। हालांकि नाम इनकी ही कम्युनिटी ने दिया है, किसी अन्य नहीं दिया है, इनकी ही कम्युनिटी ने अलग अलग नाम दिए। ठीक है, किसी ने नाम दे दिया इन्हें लाख बख्श। अब आप खुद ही समझ रहे हो कि जब नालंदा से लेकर कितनी चीजें जलाई गई, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि ये लाख बख्श किसे दिया होगा। तो ये केवल अपनी ही बिरादरी, अपने ही जानने वालों को देते थे, हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं था। तो उसमें से किसी ने कह दिया भैया लाखों के देने वाले हैं, तो लाख बख्श नाम रख दिया गया। ठीक है, इनकी ही बिरादरी में कुछ रहे, इनको पील बख्श या पीर बख्श, पीर भी बोलते हैं, पीर, पील, बहुत बड़े दयावान थे। ठीक है, पील बख्श जैसा नाम भी इन्होंने इनको दिया गया। ठीक है, पील बख्श, ध्यान रखिएगा, इनकी ही बिरादरी वाले। एक सीरियल आता था, आपने सुना होगा, हातिम ताई, तो इनको हातिम सेकंड भी बोलते हैं। बगदाद की कहानियों के अनुसार दयावान हातिम सेकंड भी बोलते हैं। कई सारे नाम हैं, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, लाख बख्श, पील बख्श, हातिम सेकंड नाम से भी जानते हैं। खाली समय सुबह शाम कुरान भी बहुत ज्यादा पढ़ते थे, तो कुरान को ज्यादा मानते थे, कुरान की ज्यादा इज्जत करते थे, तो इन्हें कुरान खां भी बोला गया, कुरान खां। ठीक है, कुरान खां या कुरान की सेवा करने वाला। ठीक है, कुरान की सेवा करने वाला। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक आया कहां से? कुछ थोड़ा सा अगर हम पिछले इसके इतिहास में जाएं, तो एक ऐबक कहां से आया भैया, कहां से इसको खरीदा गया? तो बगदाद में काजी हुआ करता था, काजी, इसका नाम था अजीज, अजीज, अजीज कोकी। क्या नाम था? अजीज कोकी। अजीज कोकी से गोरी ने खरीदा। कुछ ज्यादा मेहरबान हो गए, तो रिश्तेदारी में घर में शादी भी करा दी थी। गोरी ने खरीदा। गोरी मतलब मोहम्मद गोरी, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अब कुछ खास रहा होगा इनमें, तो इनको क्या बना दिया, कुछ काबिलियत आदमी देखता था कि भैया कुछ तो काबिलियत होगी, इनको अमीरे आखूर बना दिया। क्या बना दिया? अमीरे आखूर। अगर कभी ना याद रहे तो खुर याद कर लेना, खुर मतलब घोड़े। तो भैया जो घोड़े की एक अस्तबल होता है, घोड़ा जहां रहेगा उसको अस्तबल ही बोलते हैं, जहां पे घोड़े पाले जाते हैं। ठीक है, तो जहां घोड़े पाले जाएंगे वहां क्या बोलते हैं उसे? अस्तबल, अस्तबल। वहां का इसको प्रेसिडेंट बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया कि भैया अब तुम्हारे अंडर में ही सारे लोग घोड़ों का पालन पोषण करेंगे। ठीक है, अस्तबल या अश्वशाला, आ से ही पता चल रहा था, फिर भी मैं लिखे दे रहा हूं, अश्वशाला। वहां का क्या बना दिया गया? प्रेसिडेंट बना दिया।
अध्यक्ष बना दिया गया। जब तुम्हारे अंडर में ही सारे घोड़ों का पालन पोषण होगा, कैसे बांधना है, कैसे रखना है, सारी चीजें आप ही को करनी है। ठीक है, अध्यक्ष बना दिया। और बाद में किसी तरह से किसी रिश्तेदारी में अगर देखा जाए तो ये गौरी का दामाद बन गया। गौरी का दामाद बन गया। जानते तो है ही हो कैसे दामाद बने होंगे। ठीक है, दामाद बना। अब दामाद बना तो घर वाले जितने थे, आस पड़ोसी, सबको कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मैंने बताया था ना, पिताजी से लेकर ससुर से लेकर, देखो मोहम्मद गोरी का दामाद बना, ससुर कोई और था, मैंने लिखवाया था कौन कौन से थे, कुबाचा, यलदौज जैसे नाम लिखवाए थे। क्योंकि मोहम्मद गोरी का अगर देखा जाए तो खुद का कोई अपना लड़का नहीं था। ठीक है, बाद में गौरी का दामाद बना। ठीक है, और ऐबक ने, मैंने कहा ना कभी कोई राजा वाजा तो बना नहीं, तो ऐबक ने कोई उपाधि नहीं ली थी। ऐबक ने अगर देखा, सॉरी, उपाधि ली थी, कोई राजा वाजा नहीं बना। ये केवल उपाधि किस चीज की ली थी? एक मलिक, एक मलिक की उपाधि ली और एक सिपा सलार, सिपा सलार, सिपा सलार की पदवी ली और इसी से अपना वो शासन काल चलाता रहा। तो एक मलिक की पदवी हो गई और एक सिपा सलार की हो गई, इसी उपाधियों के सहारे वो जीता रहा, कभी राजा वाजा बनने की नहीं सोची। तो सिपा सलार की उपाधि धारण करी, इतना आप लोग नोट कर लें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई यहीं से अगर देखा जाए तो एक मुस्लिम शासक की नींव पड़ गई, एक तुर्की राज्य का संस्थापक हो गया और ये प्रथम तुर्क शासक था। ये पहला एक मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई यहीं से, एक मुस्लिम शासन, मुस्लिम शासन स्टार्ट हो गया, मुस्लिम शासन शुरू हो गया, शुरू हो गया। तो ध्यान रखिएगा यहीं से एक पहला मुस्लिम शासन शुरू हो गया और एक तुर्की शासन यहां से शुरू माना जाता है, प्रथम तुर्क शासक था। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन आप खुद ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1206 से लेकर 1220 तक चला, तुर्की साम्राज्य की स्थापना करी। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। काजी कौन था? अजीज कोकी या कोको जो भी था, उससे खरीदा गया। ठीक है, और अमीर आखूर बना। ये सारी चीजें आपने देख ली और लाहौर में ही स्थानीय नागरिकों के अनुरोध से सत्ता ग्रहण करी और लाहौर को ही अपनी राजधानी बना लिया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, उसने अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया, उसने अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया और ना ही खुतबा पढ़वाया। ये लाइन भी ध्यान रखिए। कुछ चीजें चली थी बट अपने नाम से कुछ नहीं था। अगर हम यहां पे ध्यान रखें, उसने अपने नाम से अपने नाम से कोई कोई सिक्का नहीं चलवाया, सिक्का नहीं चलवाया और ना ही खुतबा, तो अपनी प्रशंसा की तारीफ के लिए कुछ ऐसा नहीं करवाया कि भाई खुतबा उतबा पढ़ो मेरे नाम से, ना ही खुतबा
पढ़वाया। भैया कुछ भी बन जाते थे लोग, पहले खुतबा पढ़वाते थे कि मेरी तारीफे में कसीदे पढ़ो। तो ऐसा कुछ उसने नहीं किया, ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया कि अपना खुतबा उतबा पढ़वाए। लाख बख्श, पील बख्श और कुरान ख्वा के नाम से जानते ही थे। ठीक है, हाँ। बट यहां पे अगर हम बात करें, अपने नाम से कोई सिक्का नहीं चलवाया। हालांकि सोने, चांदी, तांबे के सिक्के ढलवाए, और जो उस समय बगदाद का खलीफा रहा होगा, अब्बासी, जो भी खलीफा रहा उस समय, अब्बासी, खलीफा का चित्र अंकित कराया। अब्बासी खलीफा का चित्र अंकित कराया। अब्बासी खलीफा का चित्र अंकित कराया। क्लियर है ना? अब्बासी खलीफा जो भी रहा बगदाद में, अब्बासी, पहले देखिए, पहले उम्मैद वंश था, फिर अब्बासी खलीफा था, उसके चित्र अंकित कराए। ठीक है। चांदी और तांबे के सिक्के वगैरह जो थे, सोने चांदी तांबे के सिक्के ढलवाए। ठीक है, जारी किए। उस पर अब्बासी खलीफा का नाम कहीं अंकित है, कहीं नहीं करवाया, सब अलग अलग थे। अब अगर हम बात करें कुछ ऐसे जो हमेशा, देखिए, राज दरबार में कुछ कवि वगैरह तो रहते ही हैं, आप सभी को पता है। तो ऐबक के अगर संरक्षण में देखें तो दो कैंडिडेट और थे। ऐबक का जो भी राज दरबार रहा है या जो भी है, तो कुछ एक नाम आपने सुना होगा, हसन निजामी। हसन निजामी उस टाइम पास के लिए लोग रहते हैं। तो हसन हसन निजामी एक नाम था भाई, इनके राज दरबार में रहता था, संरक्षण में कह सकते हो या कुछ भी। ठीक है, हसन निजामी। और एक नाम और था, एक नाम और था फक्र ए। देखिए ये उपाधि है, फक्र ए मुद्दबीर। ये दो जो कैंडिडेट थे, इनको आप कह सकते हो, इनके संरक्षण में पन्ने वाले ये दो विद्वान थे। ये दो विद्वान थे, ये दो विद्वान थे जो इनके दरबार में या इनके संरक्षण में कह सकते हो थे। तो सोने चांदी तांबे के सिक्के चलवाए, और अब्बासी खलीफा का कहीं कहीं पे चित्र दिखता है और कहीं कहीं पे नहीं है अंकित। तो अंकित कराया या नहीं कराया वो अलग है। अंकित नहीं कराया लिख देते हैं, कहीं कहीं में मिलता है, कहीं नहीं, नहीं कराया लिख लेना। ठीक है। अब इसने और क्या क्या काम कराए, इसके ये शिष्य थे, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कुछ चीजें बनवाई हैं। तो क्यों बनवाई? क्योंकि ऐबक जो था, एक कैंडिडेट है बख्तियार। ऐबक बख्तियार काकी, ऐबक जो है बख्तियार काकी का चेला था, या कह सकते हो शिष्य था। अब जब शिष्य था तो उसने कुछ ऐसा किया जिनकी वजह से इनके नाम भी फेमस हुए। तो उसके कुछ हम लोग वास्तुकला
वास्तुकला और रचनाएं कह सकते हैं, या जो भी बनवाया, वास्तुकला और रचनाएं ही लिख देते हैं। मतलब जो भी उसने रचना करी, बनवाया या थोड़ा बहुत सही करवाया, उसके काम के लिए देखते हैं। तो क्या क्या बनवाया, अगर हम उसके बारे में नोट करें, वास्तुकला और रचनाएं अगर देख लेते हैं, केवल फैक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे। बख्तियार काकी का शिष्य था, तो उन्हीं के नाम पर कुछ चीजें ऐसी बनवाई। तो कला, वास्तुकला या रचनाएं देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखें तो मोहम्मद बिन कासिम के समय में भी अगर देखा जाए तो मस्जिद बन गई थी, लेकिन यहां पर देखें ऐबक ने 2 मस्जिद भी बनवाई। ऐबक ने 2 मस्जिद भी बनवाई। गुरु जी का नाम तो आएगा ही, ठीक भी है। आजकल के लोग तो गुरु जी के नाम से कुछ भी नहीं बनवाते। तो 2 मस्जिद बनवाई, ये ध्यान रखिएगा कि ऐबक ने अपने गुरु जी के नाम पे 2 मस्जिद भी बनवाई हैं। वो मस्जिद कौन है, ठीक है। सबसे पहली तो एक मस्जिद अगर हम देखें, कौन सी, लिखे दे रहे हैं, एक मस्जिद है बेटा कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है वो कहाँ है, ये ध्यान रखिएगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा सारे बच्चों, कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में मस्जिद है। और किसी काम से ये अजमेर गया था, अजमेर, तो वहां पे एक मंदिर था। आप खुद ही जानते हो कि मंदिरों को तोड़कर बनवाने की आदत थी। थोड़ी दूरी पे कोई जगह मिलती नहीं थी, उनका था कि भैया ये सब बुत परस्त ही थे, मतलब मूर्ति देखें, मंदिर देखें, तोड़ने का काम था। और आप सभी लोग आजकल न्यूज़ सुनते ही होंगे कि इनके, अगर देखा जाए, इस्लाम मजहब में ही लिखा था कि मूर्ति पूजा इनके लिए सबसे बड़ा पाप माना जाता है। मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा। हालांकि कुछ जगह पत्थर दिख रहे हैं, अब पत्थरों की चीजें बनाई जा रही हैं, बट जो इनको सही लगे वो सही है, कुछ किताब की जानकारी के अनुसार और कुछ चीजें अलग। तो मूर्ति पूजा तो इनके, अगर देखा जाए, इस्लाम में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। उसका कोई, मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, वो सब माफ है, पर मूर्ति पूजा सबसे बड़ा पाप माना जाता है। कि आप सभी लोग जान लीजिएगा, इनका पूरा नंबर, आयत नंबर भी हम बता देंगे। लेकिन ये मूर्ति पूजा के बहुत कट्टर विरोधी होते थे। तो मूर्ति मिले, मंदिर मिले, चाहे महमूद गजनवी की बात करें, चाहे मोहम्मद गोरी की बात करें, इनका सबका एक ही मकसद था कि मूर्ति और मंदिर तोड़ना। अब गए, एक मंदिर मिला, अब पूजा पाठ का था, सरस्वती जी का मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ा और उसने आदेश दिया कि भैया 60 घंटे, 60 घंटे मतलब आप समझ सकते हो, 24 24 48 और 12 घंटे और, 60 घंटे में, 60 घंटे में ये बनना है। इसीलिए उसको बोला जाता है 2.5 दिन। अब 2.5 दिन का मतलब आप समझी गए, पहले 2.5 मतलब 2.5 को बोलते थे, 2.5, 2.5 दिन। मुझे बस 2.5 दिन में चाहिए, 2.5 दिन का, इसीलिए झोपड़ा बोलते। भला इसके बाद कई राजा हुए, न तोड़ा न कुछ हटा, जैसा है वैसा था। तो 2.5 दिन में लगातार मजदूरों ने काम किया, जिसमें कई सारे मजदूरों की जान भी चली गई।
कि किसी को खाना तभी मिलेगा, पानी तभी मिलेगा जब ये तैयार हो जाएगा। तो पहले के शासक सब ऐसे ही होते थे कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो अपना काम करवाना था चाहे उसके लिए कितने लोग मर जाएं। तो एक 2.5 दिन का झोपड़ा देखें जो अजमेर में है, और एक कुव्वत उल इस्लाम जो दिल्ली में है। तो ये कहाँ है बच्चों? अजमेर लिख दें, अजमेर। काफी प्रतापी शासक रहते थे अजमेर में, और कुछ ऐसी चीजों की वजह से, क्योंकि अजमेर में ऐसे ऐसे शासक हुए कि महमूद गजनवी जैसे लोगों के भी पैर उखड़ जाते थे, गौरी जैसे लोगों के भी पैर उखड़ जाते थे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई जिनकी वजह से, अगर ये शासन तंत्र कमजोर ना होता तो शायद आज बहुत सारे लोग अंदर इंटर नहीं कर पाते। तो इनके जो सूफी संत ख्वाजा थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मैंने जैसा बताया सूफी संत थे ये, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मौन लिख दें, सूफी, सूफी संत थे, सूफी संत कौन थे? बख्तियार काकी, इनके शिष्य थे। तो भैया जब किसी तरह से जब चले जाते हैं ये, तो इनकी याद में काकी को समर्पित किया और कुतुब मीनार की नींव डाली। यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखिएगा, इनकी याद में या इनको समर्पित या इनके लिए ही कहते हैं कुतुब मीनार। हालांकि ये भी देखा जाए तो एक, अब कभी कुतुब मीनार जाइए, इतिहासकारों ने जो लिखा है वही मैं लिखा रहा हूं, कुतुब मीनार की नींव डाली। क्योंकि आप देखिएगा कुतुब मीनार में जाके कई सारे देवी देवताओं के चित्र भी दिखते हैं, क्योंकि उस समय तो ऐसा कोई प्रचलन नहीं था और ये लोग इतने कट्टर होते थे कि ऐसा नहीं था। पर एक बोलते हैं कि भाई इतिहास बड़ा तोड़ मरोड़ के लिखा गया है आजादी के बाद से। तो कुतुब मीनार की नींव डाली, जिसके बाद में कि पूरा तो बनवा नहीं पाए थे, 2010 में चले गए थे, तो कुतुब मीनार की नींव डाली और कुछ चीजें बनवा दी थी, और जिसको बाद में इल्तुतमिश, इसको बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। तो बाद में इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 2010 में मृत्यु के बाद काफी सारी चीजें अधूरी रह गई थी, जिसकी वजह से इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर लिखी गई कुछ ऐसी पुस्तकें, ठीक है, जो पहली पुस्तक थी जिसको अभी मैंने एक नाम बताया था, हसन निजामी, उन्हीं के पास चलते हैं, हसन निजामी। तो दिल्ली सल्तनत पे एक किताब लिखी गई थी, जो पहली पुस्तक थी दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक, जिसको लिखने वाले कौन थे? हसन निजामी, जिसका नाम था ताजुल मासिर। आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसको अलग कलर से लिखे दे रहे हैं। तो हसन निजामी ने जो किताब लिखी है जिसका नाम था ताजुल मासिर, तो ताजुल मासिर इन्होंने लिखी दिल्ली सल्तनत पे। तो मैंने खुद ही बताया कि संरक्षण इसीलिए दिया जाता था कि भैया ये लोग तो पढ़े लिखे ज्यादा थे नहीं, आप कुछ ऐसा लिखो जो आगे चलकर लोग याद करें, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरी था याद करना। ठीक है। और एक नाम और मैंने बोला था, फक्र मुदब्बिर या फकरुद्दीन या ऐसे कुछ नाम थे जिन्होंने लिखा था। इन्होंने क्या लिखा था? उस समय लिखा ही जाता था तारीख, तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही। इनको किसने लिखा था? फकरुद्दीन या फक्र मुदब्बिर, जो भी नाम आप जानते हो, इन्होंने लिखा था तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है। ये दोनों को ही ऐबक का संरक्षण प्राप्त था, दोनों को ही संरक्षण प्राप्त था। अब अगर बात करते हैं कि ऐबक की मृत्यु कैसे हुई,
तो भैया यहाँ पर देखिए, अगर हम इसके डेथ की बात करें, डेथ, तो ऐबक की मृत्यु, ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई? तो भैया देखिए, चौगान खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? चौगान। तो आजकल हम लोग पोलो टाइप का खेलते हैं। देखिए ये भी चार है ना, चार चार लोग खेलते थे इसे, चार। चौगान खेलते समय हो गई, चौगान खेलते समय हो गई। देखिए हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़ा इस्तेमाल कर रहे थे, वो घोड़ा किसी ऐसे राजा का था, पूरी कहानी बाद में सुनाएंगे, ऐसे राजा का था, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि कोई और बैठे हम पर, कि मालिक का वफादार था। और प्लस उस समय जो चौगान खेलते थे, तो उस समय बड़ा खतरनाक खेल हुआ करता था ये चौगान वगैरह। चार लोग खेलते क्या थे, किसी भी जानवर को मार के उछाल के इधर उधर फेंकना, ये वाला गेम था। कोई गेंद वेंद नहीं थी जो आप समझ रहे हो गेंद था, हॉकी खेल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। और उसी घोड़े ने अपने मालिक की बात याद आ गई और उसने पटक दिया इनको, और वहीं पे खुरों से इनको मार दिया। इतिहास में अगर किताबें देखेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी और आप इनको जानिए। तो घोड़े ने ही अगर देखा जाए तो चौगान खेलते समय कैसे मृत्यु हो गई? कोई हार्ट अटैक थोड़ी ना आया था, ना ही कोई बुखार आ गया था। तो घोड़े ने उठा के पटक दिया और खुरों से ही इनको मार दिया। तो 2010 में भाई इनकी लीला समाप्त हो गई। 2010 में इनका शासन समाप्त, 2000 में इनका शासन समाप्त हो गया। अब इनका शासन तो एंड हो गया, अब कौन आया? एक कैंडिडेट का नाम सुना होगा आपने, आराम शाह। नाम से ही पता चल रहा है, आराम शाह, आराम शाह। इनके बारे में अगर कुछ डिटेल देखनी है आराम शाह के बारे में, तो ज्यादा डिटेल नहीं मिलती है क्योंकि इनका शासनकाल ज्यादा चला नहीं था, ठीक है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है आराम शाह। आराम शाह का अगर शासनकाल देखें तो कुछ महीनों का था, कोई कहता है 3 महीने, कोई कहता है 4 महीने। 2010 में ही शासनकाल शुरू हुआ और इस वंश का सबसे अयोग्य शासक, इस वंश का सबसे अयोग्य शासक था। इस वंश का सबसे अयोग्य शासक था, मतलब किसी भी योग्य, जो किसी योग्य ना हो उसको अयोग्य शासक ही बोलते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या? अब एक कैंडिडेट और है जिसने आराम शाह को किसी युद्ध में किसी तरह से परास्त कर दिया, जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुत, नाम क्या था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश भैया साइड में लिखे दे रहे हैं, ऐबक का दामाद या दामाद। सब आपस में ही भाईचारा चल रहा था। दामाद इल्तुतमिश जो ऐबक का दामाद था, उसने क्या किया, ये जो आराम शाह थे, आराम शाह को पराजित कर दिया, पराजित कर दिया, हरा दिया, पराजित कर दिया। और एक योग्य शासक या दिल्ली का सर्वे सर्वा
दिल्ली का सर्वे सर्वा जो संस्थापक बना एक, क्योंकि आराम शाह अयोग्य थे, ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था और एक सिपा सलार और मलिक की पदवी धारण किए रहा और खलीफाओं के द्वारा शासन काज चलता रहा। गौरी की उधर मृत्यु हो चुकी थी, तो कुछ ज्यादा ढंग से स्ट्रक्चर नहीं बना था, इसीलिए इल्तुतमिश को एक वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। इल्तुतमिश ही एक वास्तविक संस्थापक दिल्ली का माना जाता है, ये ध्यान रखिए। तो एक वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का अगर किसी को माना जाता है तो वो इल्तुतमिश ही था। और इल्तुतमिश का जो शासनकाल था वो अगर देखा जाए तो 1210 से 1236 तक चला और इसे पर्याप्त टाइम भी मिल गया शासन का। और इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे आगे के अंक में, और फिर एक बढ़िया सी मैराथन क्लास भी लेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें जिससे कि हम और भी सारी चीजें अच्छे से आपको पढ़ा सकें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।